नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कंप्लीट वैदिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स में। मैं हूं एस्ट्रो मेहरा और आप देख रहे हैं इस सीरीज का यह दूसरा वीडियो। दोस्तों, आज हम ज्योतिष के सबसे महत्वपूर्ण विषय को सीखने वाले हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ कुंडली। कुंडली क्या होती है? तो दोस्तों, अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, भविष्य को जानना चाहते हैं या प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, तो कुंडली को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कुंडली जो है व्यक्ति के जीवन का एक कॉस्मिक ब्लूप्रिंट होती है, आपके पूरे जीवन की जानकारी देती है, इसलिए इसको समझना सबसे पहले ज़रूरी होता है। आज के इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे और जानेंगे कि कुंडली क्या है, कुंडली कैसे बनती है, कुंडली के कितने प्रकार होते हैं, कुंडली के मुख्य भाव क्या होते हैं, ग्रह राशि भाव नक्षत्र क्या होते हैं, लगन का क्या महत्व होता है, इसमें योग और दोष कैसे काम करते हैं, और सबसे ज़रूरी बात कुंडली और जो कर्म सिद्धांत हैं उनका आपस में क्या संबंध होता है। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर की ओर। अक्सर ये प्रश्न उठता है कि कुंडली क्या है। कुंडली को जन्म पत्रिका या हॉरोस्कोप भी कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उस समय जो ग्रहों की, राशियों की, नक्षत्र की जोडियाक में जो पोजीशन होती, जो प्लेसमेंट होती है, उसी का जो नक्शा है वो कुंडली कहलाता है, उसको जन्म कुंडली कहते हैं। सरल भाषा में समझे तो जन्म समय में आकाश के अंदर ग्रहों, राशि आदि की जो भी एक फ़ोटो खींची जाती है, वो वही दिव्य चार्ट आदमी के जन्म कुंडली कहलाता है। इस जन्म कुंडली से आप व्यक्ति के बारे में उसका नेचर जान सकते हैं कि उसका नेचर कैसा होगा, जान सकते हैं कि कल को उसका करियर कैसा होगा, उसकी मैरिज जो है, विवाह कैसा होगा, उसका जो बैंक बैलेंस है वो कैसा रहेगा, लक कैसा रहेगा, जीवन में सफलता असफलता कैसे मिलेगी, उसका जो आध्यात्मिक जीवन है वो कैसा रहने वाला है। इस प्रकार व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई बारीक से बारीक जानकारी इस कुंडली के थ्रू हम जान लेते हैं और भविष्य का जो आप कह सकते हैं हम प्रिडिक्शन भी करते हैं। अगला प्रश्न होता है कि जन्म कुंडली का मैथमेटिक्स जो है, गणित है, जो उसकी कैलकुलेशन है वो कैसे होती है। देखिए, कोई भी जन्म कुंडली बनाने के लिए 3 इनपुट की सबसे पहले ज़रूरत होती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका बर्थ टाइम और आपका प्लेस ऑफ बर्थ। ये 3 इनपुट की सहायता से, उनकी हेल्प लेके इसी के बेस पर जो एक खगोलीय गणना की जाती है, कैलकुलेशन की जाती है, उसमें देखा जाता है कि ग्रहों की क्या स्थिति है और राशियों की क्या पोजीशन है। तो राशि, ग्रहों, नक्षत्रों को मिलाकर एक मैथमेटिकल चार्ट तैयार किया जाता है जिसको कि कुंडली बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले लगन की कैलकुलेशन की जाती है, लगन की गणना की जाती है कि व्यक्ति के जन्म के समय जो ईस्टर्न हॉरिजॉन पे कौन सी राशि उदय हो रही थी। तो जो भी राशि उदय हो रही होती है वही उसको प्रथम भाव बोलते हैं या फिर उसको लगन बोलते हैं। एक बार जब कैलकुलेशन के बाद हमारा जो है लगन निकल आता है तो फिर उस समय ये देखा जाता है कि जोडियाक में उस समय ग्रहों की क्या पोजीशन थी। यानी कि वैदिक ज्योतिष का उपयोग करके हम जानते हैं कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि या राहु, केतु, उनकी जो स्टीक जो है, एक एक्यूरेसी जो होती है, उनकी जो पोजीशन, उनकी डिग्री निकाली जाती है। उन सभी ग्रहों को जो है 12 भाव में उनकी सिचुएशन, उनकी प्लेसमेंट के हिसाब से उनको प्लेस कर दिया जाता है। इस प्रकार ये सारा कैलकुलेशन से हमारी एक कुंडली, एक चार्ट तैयार हो जाता है। दोस्तों, ये जो पूरा गणित पार्ट होता है इसको वीडियो के माध्यम से समझाना बड़ा मुश्किल होता है। इसको अलग से आपको इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। पहले के टाइम में इसको सभी लोग अपने हाथ से पूरा कैलकुलेशन करके कुंडली बनाते थे, राशि निकालते थे, लगन निकालते थे, ग्रहों की पोजीशन को स्थापित करते थे, आगे आगे वर्क कुंडलियाँ भी बनाते थे। लेकिन वर्तमान में इन सब जो कैलकुलेशन पार्ट है इसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत सी एंड्रॉयड एप्लीकेशन जैसे एस्ट्रो सेज या एस्ट्रो योगी है या और भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप खाली डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ डालकर पूरी की पूरी आप कुंडली विद इन मिनट्स में आप तैयार कर सकते हैं। कुंडली बनाने में एक विशेष बात को मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा कि जब भी किसी की कुंडली आप बनाते हैं, वो चाहे आप मैनुअल मैथमेटिक्स से बनाएं या फिर सॉफ्टवेयर से बनाएं, तो उससे में उसका जो व्यक्ति का जो बर्थ टाइम है वो ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि बर्थ टाइम जितना एक्यूरेट होगा उतनी आपकी प्रिडिक्शन भी एक्यूरेट होगी। क्योंकि यहाँ पर अगर आप किसी भी बर्थ टाइम में कुछ डिफरेंस होता है, 15 मिनट का, 20 मिनट का, आधे घंटे का, 1 घंटे का, क्योंकि 2-2 घंटे में सारे लगन चेंज होते हैं। अगर उन्होंने आपको
गलत टाइम बताया है या आपकी फीडिंग करने में अपने फीलिंग में आपने टाइम गलत फील कर दिया, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा कि कुंडली गलत बनेगी और आपकी प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी। इसलिए हमेशा प्रेडिक्शन से पहले टाइम की एक्यूरेसी को ज़रूर जांच लें। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में मुख्य कुंडली यानी कि लगन कुंडली के अलावा और भी कई उप कुंडलियाँ बनाई जाती हैं, जिनको आप वर्ग कुंडलियाँ कह सकते हैं या डिविजनल चार्ट कह सकते हैं। दोस्तों, ये वर्ग कुंडलियाँ 16 प्रकार की होती हैं। इन वर्ग कुंडलियों को आप कह सकते हैं कि आप किसी भी जीवन के किसी व्यक्ति के किसी स्पेशल पार्ट को डीप स्टडी करना चाहते हैं, तो इन वर्ग कुंडलियों के माध्यम से आप उसकी डीप स्टडी कर सकते हैं। इन कुंडलियों में सबसे पहले जो कुंडली आती है वो आती है जन्म कुंडली यानी कि D1 चार्ट। यह एक मुख्य कुंडली होती है जो व्यक्ति के फिजिकली स्ट्रक्चर के बारे में और उसकी नॉर्मल लाइफ के बारे में बताती है। इसके बाद दूसरी चार्ट की बात करें तो वो आता है होरा चार्ट, होरा कुंडली यानी कि जिसको बोलते हैं D2 कुंडली। इस कुंडली से हम व्यक्ति के बारे जानते हैं कि उसका धन कैसा रहेगा, उसका बैंक बैलेंस कैसा रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी की पोजीशन कैसी रहेगी और पूरे जीवन के बारे अगर बात करें तो उसकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। इस तरीके से इसको देखा जाता है। अगर D3 की बात करें तो D3 क्योंकि तीसरे भाव को रिप्रेजेंट करता है, तो ये D3 से हम व्यक्ति के भाई बहनों के बारे में, उसके साहस के बारे में जानते हैं, उसका पराक्रम के बारे में जानते हैं कि जीवन में उसके भाई बहन कितने रहेंगे, उसके भाई बहनों का सुख दुख कैसा रहेगा और व्यक्ति का पराक्रम कैसा रहेगा। तीसरे भाव से हम इसको देखते हैं। अगर बात करें D4 के बारे में, D4 यानी कि चतुर्थांश बोलते हैं। इस कुंडली से हम देखते हैं कि व्यक्ति का भाग्य कैसा रहेगा, उसके पास प्रॉपर्टी कैसे रहेगी, भूमि भवन संपत्ति कैसी रहेगी, यहाँ तक कि उसके पास किस प्रकार के वाहन रहेंगे, उसकी लाइफ जो है लग्जीरियस रहेगी या कैसे रहेगी। इन सब चीज़ों को भी D4 से देखा जाता है। अगले नंबर पर आता है D7 यानी सप्तमांश कुंडली। दोस्तों, इस कुंडली से व्यक्ति के संतान के बारे में देखा जाता है कि उसकी संतान होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो वो उसके लिए कितनी लाभदायक होगी, कितनी आज्ञाकारी होगी, उसके साथ सुख दुख में कितना उसके साथ जुड़ी होगी, उसके साथ कितना उसका भविष्य में वो साथ देने वाली होगी। तो इन सभी जो है प्रेडिक्शंस को हम D7 से देखते हैं। अगर उसके बाद हम बात करें तो अगली कुंडली जो आती है छठे नंबर पर, वो आती है D9 कुंडली। दोस्तों, ये जो D9 कुंडली होती है बड़ी ही महत्वपूर्ण, बड़ी स्पेशल कुंडली होती है। अक्सर लगन कुंडली के साथ D9 यानी कि नवमांश कुंडली को ज़रूर देखा जाता है। वैसे सामान्यतः इसको जैसे वैवाहिक जीवन के लिए देखा जाता है, भाग्य के लिए देखा जाता है, या जो जीवन का दूसरा भाग होता है उसके बारे में देखा जाता है कि आफ्टर मैरिज जो है व्यक्ति की लाइफ कैसी रहेगी, उसका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, सुख दुख में उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा। तो ये सब हम D9 से देखते हैं। इसके बाद अगली कुंडली आती है D10 कुंडली। दोस्तों, इसको दशमांश कुंडली भी बोलते हैं। दशमांश कुंडली जो है ये स्पेशल व्यक्ति के करियर के बारे में बताती है, उसका कार्य क्षेत्र क्या रहने वाला है, वो भविष्य में क्या व्यवसाय चुनेगा, समाज में उसकी रेपुटेशन, उसकी प्रतिष्ठा क्या रहेगी, ओवरऑल उसके जो है लाइफ में जो प्रोफेशन के हिसाब से देखा जाए तो क्या अप एंड डाउन चलेंगे, कौन सा बिजनेस को फ़ायदा देगा, कौन सा बिजनेस उसको नुकसान देगा। इन सबको D10 से देखा जाता है। दोस्तों, अगले नंबर पर आती है D12 कुंडली, जिसको कि माता पिता के लिए देखा जाता है, पूर्वजों के लिए देखा जाता है। ये देखा जाता है कि उनके व्यक्ति के माता पिता का जो है वो भविष्य कैसा रहेगा, जीवन काल कैसा रहेगा, यहाँ तक कि उसके पूर्वजों से उसको आशीर्वाद मिलेगा नहीं मिलेगा, या कुछ पीछे से पिछले जन्म से पूर्वजों की तरफ से कोई समस्या, कोई शाप, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, तो उसके लिए भी D12 को देखा जाता है। इसके बाद अगली कुंडली आती है जो कि D16 कुंडली है। ये स्पेशल देखा जाता है कि व्यक्ति का वाहन सुख कैसा रहेगा, उसका जो भौतिक सुख साधन है वो जीवन में कैसा कैसा रहेगा। देखा जाता है कि जीवन में सुख सुविधाएं उसको कैसे मिलेंगी। ये सब चीज़ों का जो आकलन है वो D16 से किया जाता है। इसके बाद अगली कुंडली जो आती है वो आती है D20, जिसको विषांश कुंडली भी बोला जाता है। यह विषांश कुंडली जो है व्यक्ति के आध्यात्मिक जो है जर्नी के बारे में बताती है कि उसका आध्यात्मिक जो स्तर कैसा रहेगा, उसकी आध्यात्मिक स्थिति कैसे रहेगी, वो धर्म कर्म में कैसा रहेगा। इस सब चीज़ों के रुझान को D20 कुंडली बताती है।
D20 के बाद अगली कुंडली आती है जो 11वीं कुंडली, वो आती है D24 कुंडली। D24 कुंडली में हमें व्यक्ति के पता चलता है कि उसकी शिक्षा कैसे रहेगी, उसको कितना ज्ञान हो गया, विद्या का स्तर कैसा होगा, उसका जो बौद्धिक स्तर होगा, ये सब चीज़ें कैसी होंगी। ओवरऑल जो है स्टडी के बारे में देखा जाता है बच्चे का कि स्टडी, बुद्धि और बौद्धिक स्तर उसका कैसा रहने वाला है। इसके बाद अगली जैसे वर्ग कुंडली की बात करें तो D30 कुंडली सामने आती है। ये जो कुंडली होती है D30, ये व्यक्ति के जो बताता है कि उसके अंदर फिजिकली जो स्ट्रेंथ कैसे रहेगी, उसका जो इनर पावर है वो कैसा है, मेंटल फिजिकली कितना स्ट्रॉन्ग है। तो ये D27 के बारे व्यक्ति के मेंटल फिजिकल उसके बारे में स्ट्रॉन्गनेस के बारे में बताती है। 13वें नंबर पर आती है D30 कुंडली। यह कुंडली बताती है कि व्यक्ति को जीवन में कितने कष्टों को सामना करना पड़ेगा, कौन कौन से रोग उसके साथ हो सकते हैं, किस प्रकार की अशुभ घटनाएं वो झेल सकता है। तो ओवरऑल जो सारा देखा जाता है कि उसको कौन कौन सी जीवन में पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा, इसको D30 से देखा जाता है। अगली कुंडली जो 14वीं कुंडली आती है, इसको बोलते हैं D14 कुंडली, 40 कुंडली। यह कुंडली जीवन में मिलने वाले जब शुभ अशुभ जो फल हैं उनके बारे बताती है कि जो भी आपने इस जन्म या पिछले जन्म में कुछ कर्म करे हैं तो उनका आपको क्या कैसा फल मिलने वाला, शुभ फल मिलेगा, अशुभ फल मिलेगा, उन सभी की जानकारी ये कुंडली देती है। 15वें नंबर पर जो कुंडली आती है उसको अक्षविदांश कुंडली बोलते हैं। ये D45 कुंडली होती है, इसको D45 बोलते हैं। यह जातक के सामान्य चरित्र के बारे में बताती है कि उसका पूरा जीवन कैसा रहेगा, उसका करैक्टर कैसा रहेगा, वो जीवन में बाकी लोगों के साथ, समाज के साथ कैसा व्यवहार करेगा, इस सब की जानकारी D45 कुंडली देती है। तो सबसे लास्ट में जो कुंडली आती है उसको बोलते हैं षटियांश कुंडली, जो कि D60 कुंडली होती है। तो इसमें ये कुंडली बताती है, ये सबसे मतलब आप कह सकते हैं कि बारीक माइन्यूट जो है डिवीज़न होता है। ये सब पिछले जन्मों के कर्मों और भाग्य के बारे में सारा कुछ बताया जाता है। इस प्रकार ये जो 16 कुंडली, 16 वर्ग कुंडली होती हैं, ये जीवन के हर हिस्से के बारे में बारीक से बारीक जानकारी देती है। दोस्तों अब बात करते हैं कुंडली के प्रमुख भागों के बारे में। कुंडली 4 प्रमुख भागों से मिलकर बनती है, जैसे कि राशि, नंबर 2 पे आता है भाव, नंबर 3 पे आते हैं ग्रह और नंबर 4 पर आते हैं नक्षत्र। तो इन चारों के कॉम्बिनेशन से आपकी कुंडली फॉर्मेट होती है और हम आगे चल के उस पर प्रिडिक्शन करते हैं। तो सबसे पहले डिटेलिंग के लिए समझते हैं कि राशि क्या होती है। दोस्तों राशि जो है एक नक्षत्रों का एक ग्रुप होता है, एक मंडल होता है जिसको राशि बोला जाता है। राशि यानी कि समूह, यानी कि एक लॉट। तो उस समूह को, नक्षत्रों के समूह को राशि बोला जाता है। उस राशि में जब चंद्रमा स्थित हो जाता है तो उसको बोला जाता है कि ये व्यक्ति की जन्म राशि है। तो दोस्तों जो राशि होती हैं वो टोटल 12 प्रकार की राशि होती हैं सभी लोगों की। सबसे पहले नंबर पर आता है मेष यानी कि एरिस। नंबर 2 की जो राशि होती है टॉरस यानी कि वृष। नंबर 3 पे आती है जेमिनी यानी कि मिथुन। नंबर 4 पर आती है कैंसर यानी कि कर्क। 5वीं जो राशि होती है वो होती है लियो यानी कि सिंह राशि होती है। 6ठे नंबर पर आती है कन्या यानी कि वर्गो राशि। 7वीं जो राशि होती है लिब्रा, तुला राशि बोला जाता है उसको। 8वीं राशि होती है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। 9वीं राशि होती है सेजिटेरियस यानी कि धनु। 10वीं जो राशि होती है उसको मकर बोला जाता है, कैप्रिकॉन बोला जाता है। 11वीं राशि को एक्वेरियस यानी कि कुंभ बोला जाता है। और जो लास्ट की 12वीं राशि होती है पाइसिस यानी कि 12वीं राशि मीन राशि होती है। इस प्रकार टोटल ये 12 राशि होती हैं। इन्हीं राशि के अंदर जो है हमारे ग्रहों की प्लेसमेंट होती है और यही राशि जो है नक्षत्रों के अंदर भी स्थित होती है। इस प्रकार राशियों के थ्रू भी आगे हम आने वाले टाइम में इसकी डिटेलिंग समझेंगे और इसके ऊपर भी हम प्रिडिक्शन करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कुंडली के सबसे इम्पोर्टेंट दूसरे भाग के बारे में, जिसको कहते हैं भाव। दोस्तों इसको कुछ लोग हाउस बोलते हैं, कुछ लोग इसको घर बोलते हैं, कुछ लोग इसको खाना बोलते हैं, कुछ लोग इसको बॉक्सेस बोलते हैं। सभी का मतलब लगभग एक ही है कि कुंडली के किस भाव की बात हो रही है। पूरी कुंडली को 12 भागों या 12 खानों में बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है। कुंडली या जन्म पत्री में जो भाव होते हैं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और परिस्थितियों के सूचक होते हैं। हर भाव जीवन के किसी न किसी विशेष पहलू, जैसे कि धन है, विवाह है, करियर है, इसको रिप्रेजेंट करता है। इन्हीं 12 भावों में सभी 9 ग्रहों को स्थापित किया जाता है।
कुंडली का जो पहला भाव है व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, उसका जो नेचर होता है उसके बारे में बताता है, उसका रंग रूप कैसा होता है उसके बारे में बताता है, व्यक्ति का नेचर स्वभाव कैसा रहेगा, उसका जो ओवरऑल जो उसकी हेल्थ कैसे रहेगी, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो कैसा रहेगा, ये पहला भाव बताता है। दूसरे भाव की बात करें तो दूसरा भाव बताता है कि व्यक्ति का आर्थिक स्थिति उसकी कैसी रहेगी, उसका बैंक बैलेंस कैसा रहेगा, उसका जो कुटुंब है, फैमिली, पूरी फैमिली है वो कैसे रहेगी, व्यक्ति का जो है वाणी है, बोलने का स्टाइल है वो कैसा रहेगा, और व्यक्ति का खान पान कैसा रहेगा, ये दूसरा भाव बताता है। यदि तीसरे भाव की बात करें तो जो तीसरा भाव है वो व्यक्ति के बारे में बताता है कि उसका पराक्रम कैसा रहेगा, उसकी एनर्जी कैसे रहेगी, छोटे भाई बहन उसके कैसे रहेंगे, कितने भाई बहन रहेंगे, उनके साथ उनका संबंध कैसा रहेगा, व्यक्ति की जो हॉबीज़ हैं वो क्या क्या रहेंगी, और व्यक्ति जो है व्यक्ति के बारे में उसका जो कम्युनिकेशंस हैं वो सब कैसे रहेंगी, इन सब चीज़ों को तीसरे भाव से देखा जाता है। चौथे भाव की बात करें तो चौथा भाव जो है वो माता को रिप्रेजेंट करता है, भूमि, प्रॉपर्टी, मकान को रिप्रेजेंट करता है, आपके वाहन को रिप्रेजेंट करता है, और साथ साथ आपकी मानसिक शांति को भी रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार पांचवा भाव जो है वो बुद्धि के लिए देखा जाता है, शिक्षा के लिए देखा जाता है, संतान के लिए देखा जाता है, आपके जो प्रेम संबंध होते हैं उनके लिए देखा जाता है। अचानक आपको सट्टे में, शेयर मार्केट वगैरह में अगर लाभ होता है उसको भी इस भाव से देखा जाता है। दोस्तों कुंडली में जो छठा भाव होता है इसको अरी भाव भी बोलते हैं। इससे आपके व्यक्ति के शत्रुओं को देखा जाता है, उसको किस प्रकार के रोग होंगे, बीमारी कैसी होगी उसके बारे में देखा जाता है, आपके ऊपर कितना कर्ज होगा, आप उसको चुका पाएंगे नहीं चुका पाएंगे उसको देखा जाता है, मुकदमेबाजी को देखा जाता है, अगर आप सर्विस सेक्टर में तो आपकी जॉब कैसी होगी उसको देखा जाता है। सातवां जो भाव है वो वैवाहिक जीवन का होता है, जीवन साथी के बारे में देखा जाता है कि आपका पार्टनर कैसा होगा, वो चाहे बिजनेस पार्टनर है चाहे आपका लाइफ पार्टनर है, दोनों के बारे में इसी भाव से स्टडी की जाती है। दोस्तों हम जितने भावों की बात कर रहे हैं अभी इनका बस एक संक्षिप्त वर्णन आपको दे रहे हैं, इन सभी की डिटेलिंग आने वाले वीडियो में, आने वाले चैप्टर में हम डिटेलिंग में भी इनके बारे डिस्कस करेंगे। आगे आता आठवां भाव। आठवां भाव काफ़ी पीड़ा वाला हाउस होता है, इसमें आदमी की मृत्यु को देखा जाता है, उसकी आयु को देखा जाता है, उसके से जितनी भी रहस्यमय घटनाएं घटती हैं उनको भी देखा जाता है, कुछ अचानक घटनाएं घट जाती हैं उसको भी आठवें भाव से देखा जाता है, यहाँ तक कि अचानक आपको कोई धन लाभ होगा, धन का नुकसान होगा उसको भी आठवें भाव से स्टडी किया जाता है। इसके अलावा यदि आपको पैतृक संपत्ति मिलने वाली है तो उसको भी आठवें भाव से हम स्टडी करते हैं। इसी प्रकार जो नौवां भाव होता है, नौवां भाव आपके लक का होता है कि आपका लक कैसा रहेगा, किस्मत आपका साथ देगी नहीं देगी, धार्मिक तौर पर आप किस प्रकार के होंगे, आपकी लंबी यात्रा होंगी या नहीं होंगी, उच्च शिक्षा की बात करें हाई एजुकेशन में आप आगे कहाँ तक जाएंगे, इसके बारे हमें नौवां भाव बताता है। दोस्तों जो 10वां भाव होता है वो टोटल करियर से रिलेटेड होता है, व्यवसाय से रिलेटेड होता है, आपके पिता के बारे में बताता है कि समाज में आपका मान सम्मान कैसा रहेगा, आपके पिता की रेपुटेशन कैसे रही है, आपका जो कार्य क्षेत्र वो कितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, आप जीवन में उच्च पदों की प्राप्ति करेंगे या न करेंगे, आपका पॉलिटिकल जो करियर वो कैसा हो सकता है, इस प्रकार की सारी बातें हमें जो है 10वां भाव बताता है। दोस्तों 11वां भाव जो होता है वो लाभ का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है, ये आपके जो आपके इनकम सोर्स होता है उनके बारे में बताता है, आपकी सभी प्रकार की जो इच्छाओं की पूर्ति के बारे में बताता है, वो होंगी या नहीं होंगी, आपके बड़े भाई बहनों के बारे में बताता है, आपके यार दोस्तों के बारे में बताता है। तो इन सब चीज़ों की अगर स्टडी करनी होती है तो हम 11वें भाव को एनालाइज करते हैं। इसी प्रकार अगर 12वें भाव की बात करें तो 12वां भाव जो होता है वो खर्च का होता है, इसमें हॉस्पिटल का भी इस एंगल से देखा जाता है, आपकी कुंडली में कोई जेल या बंधन योग होता है उसको भी 12वें भाव से देखा जाता है, आप विदेश यात्रा करेंगे नहीं करेंगे उसको 12वें भाव से देखा जाता है, यहाँ तक कि आपको जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होगी या नहीं इसको भी 12वें भाव से देखा जाता है। तो दोस्तों इन्हीं 12 भावों की सहायता से सभी ग्रहों का आकलन करते हुए इसी आधार पर ज्योतिष ये जान पाते हैं कि किसी व्यक्ति का भूत, वर्तमान या भविष्य कैसा रहेगा। तो ये सभी 12 जो भाव होते हैं ये व्यक्ति के हर जो कह सकते हैं कि भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे हमें जानकारी देते हैं, इसी के बिहार पर हम किसी भी व्यक्ति के बारे प्रिडिक्शन कर पाते हैं। दोस्तों कुंडली का सबसे स्पेशल तीसरा जो भाग होता है वो होते हैं ग्रह। ग्रहों का कुंडली में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन होता है, बहुत ही अच्छा योगदान होता है। ग्रहों की अगर परिभाषा की बात करें तो जन्म कुंडली में ग्रह वे ऊर्जावान आकाशीय बिंदु होते हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन में जन्म के समय आकाश में स्थित होते हैं। वैदिक ज्योतिष की बात करें तो ये टोटल 9 ग्रह होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में उसके स्वभाव, उसका नेचर, उसके भविष्य पर सीधा असर डालते हैं।
हर ग्रह का अपना एक विशेष महत्व होता है। ज्योतिष में ग्रहों की जो ऊर्जा होती है वो मुख्य स्रोत मानी जाती है। इन्हीं ग्रहों की वजह से हमारे जीवन में सभी घटनाएं जो घटती हैं, अच्छी घटना बुरी घटना, सभी का जो है एक कारक जो होते हैं, जो कारण होते हैं, यही ग्रह होते हैं। सबसे पहले अगर सूर्य की बात करें तो दोस्तों जो सूर्य है वो आत्मा का प्रतीक होता है। सूर्य जो है पिता को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य ये बताता है कि मान सम्मान आपका कैसा रहेगा। सूर्य ये बताता है कि आपके अंदर लीडरशिप जो क्वालिटी है वो कैसी रहेगी। चंद्रमा की बात करें तो जो चंद्रमा है वो मन का कारक होता है, माता का कारक होता है, आपकी भावनाओं को कंट्रोल करता है, आपको मानसिक शांति प्रदान करता है। यदि चंद्रमा कुंडली में अच्छा है तो ये सभी चीज़ें आपकी अच्छी होती हैं। कुंडली में अगर चंद्रमा आपका ख़राब है तो यही सभी चीज़ें आपकी ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार मंगल की बात करें तो मंगल जो है आपको साहस देता है, ऊर्जा देता है, पराक्रम देता है। मंगल भूमि का कारक भी है, भाई बहनों का कारक भी होता है, क्रोध का कारक भी होता है। इस प्रकार कुंडली में अगर मंगल होगा तो ये सब चीज़ें आपकी काफ़ी अच्छी होंगी। मंगल खराब होगा, नीच होगा, नेगेटिव पोजीशन में है तो ये सब चीज़ें आपकी बिगड़ना स्टार्ट हो जाती है। अगली बात करते हैं बुध के बारे में। जो बुध ग्रह होता है वो स्पेशल बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट बुध के पास होता है। आप जो ट्रेडिंग करते हैं वो भी बुध देता है। इसके अलावा जितनी भी कैलकुलेशन जो पार्ट होती है, कैलकुलेशन वाले बिजनेसेस वगैरह होते हैं, वो सब बुध से ही रिप्रेजेंट होते हैं। पांचवा ग्रह जो बृहस्पति काफ़ी पावरफुल ग्रह होता है, देवता गुरु इसको बोला जाता है। ये ज्ञान का कारक है, भाग्य का कारक है, धन और शिक्षा भी ये देता है। अध्यात्म को भी इसी ग्रह से देखा जाता है। कुंडली में अगर ये ग्रह अच्छा होता तो ये सभी चीज़ें आपको प्रदान करता है, और ख़राब होता तो इन चीज़ों में वो दोष ला देता है। तो दोस्तों जिन जिन ग्रहों की हम बात कर रहे हैं इनका संक्षिप्त वर्णन अभी आपको हम दे रहे हैं। आने वाले वीडियो में हम इसको आप कह सकते हो कि हर ग्रह के बारे में डिटेलिंग में आपको इसके बारे हम बताएंगे। अगला जो ग्रह आता है वो शुक्र ग्रह है। शुक्र जो है प्रेम का प्रतीक है, सौंदर्य का प्रतीक है, विवाहिक सुख का प्रतीक है, और जो भी आपको जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं मिलती हैं सभी शुक्र की वजह से ही मिलती हैं। सातवां ग्रह शनि है। शनि के बारे हम सब जानते हैं, ये कर्म का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है, आयु को भी ये कंट्रोल करता है। आपका आपके लाइफ में डिसिप्लिन कैसे रहने वाला है इसके बारे में भी आपको शनि बताता है, और आपका जो जीवन में संघर्ष किस प्रकार बना रहेगा इसके बारे में भी शनि ही आपको बताता है। आठवें ग्रह की बात करें तो ये राहु है। अचानक होने वाली सभी घटनाओं के पीछे राहु का हाथ होता है। जीवन में जो भी हमको इल्यूजन होते हैं, जो भी भ्रम होता है, जो भी कन्फ्यूजन होती है, सभी राहु की वजह से होते हैं। कोई भी अचानक जो घटनाएं हमारे साथ घटती हैं, अच्छी या बुरी, सभी के पीछे राहु का ही कंट्रीब्यूशन होता है। सबसे लास्ट में जो नौवां ग्रह आता है केतु। केतु जो है आध्यात्मिकता का प्रतीक होता है। ये आपको वैराग्य देता है, मोक्ष ज्ञान देता है, अंतर्ज्ञान देता है। यहाँ तक कि आपको जो डीप जो स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, R&D करते हैं, ये सभी की जो काबिलियत है वो भी आपको केतु प्रदान करता है। दोस्तों अलग अलग कुंडलियों में ग्रहों की अलग अलग पोजीशन हो सकती हैं। हो सकता है कि किसी की कुंडली में गुरु उच्च का हो यानी पावरफुल हो, गुरु नीच का हो यानी कि नेगेटिव हो सकता है कि कोई ग्रह आपकी कुंडली में अस्त हो, कोई ग्रह बाल अवस्था में हो, कोई ग्रह वृद्धावस्था में हो, कोई ग्रह युवावस्था में हो। इस प्रकार ग्रहों की अलग अलग अवस्थाएं, अलग अलग पोजीशन होती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कुंडली में किसी भी प्रकार से ग्रह अच्छा है तो उसके कंट्रोल में, उसके अंडर में जो जो चीज़ें आती हैं, जो जो उसके अंदर गुण आते हैं, वो सब कुछ वो ग्रह आपको देगा। और यदि कुंडली में ये ऐसा ग्रह कोई ख़राब है, नेगेटिव है, तो उन सब चीज़ों को या तो आपको कम देगा, या उन चीज़ों को रोक देगा, या उन चीज़ों में दोष उत्पन्न कर देगा। तो कुंडली में इस प्रकार से सभी ग्रहों को हम कैलकुलेट करके किसी भी व्यक्ति के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं ज्योतिष के चौथे प्रमुख भाग के बारे में, जिसको कि नक्षत्र बोलते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार आकाश मंडल में जो है राशि को यदि हम 12 भागों में डिवाइड कर लेते हैं तो वो राशियां कहलाती हैं। इसी प्रकार यदि हम जोडियाक को 27 भागों में डिवाइड कर लें तो वो नक्षत्र कहलाते हैं। यानी कि जब 360 डिग्री को हम डिवाइड करते हैं तो वो 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र बन जाता है। इसी प्रकार इन्हीं नक्षत्रों को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हर नक्षत्र के 4 चरण निकल के आते हैं, जो कि एक जो चरण होता है वो 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। दोस्तों टोटल जो है 27 नक्षत्र कुंडली में होते हैं। हर ग्रह के 3-3 नक्षत्र होते हैं, तो ये 3 सेट में बनते हैं, यानी कि 9 के 3 सेट में 27 नक्षत्र बनते हैं। यदि जैसे पहले सेट की बात करें तो पहला जो नक्षत्र होता है वो अश्विनी नक्षत्र है, दूसरे की बात करें तो वो भरणी नक्षत्र है, तीसरी की बात करें कृत्तिका है, चौथा रोहिणी है, इसी प्रकार पांचवा मृगशिरा, छठा आद्रा, सातवां पुनर्वसु, उसके बाद पुष्य और अश्लेषा। इस प्रकार ये 9 नक्षत्रों का एक सेट बन जाता है। दूसरे सेट की बात करें तो फिर जो 10वां है वो मघा नक्षत्र है, 11वां पूर्वा फाल्गुनी है,
और 12वां जो है उत्तरा फाल्गुनी है, 13वां हस्त है, 14वां जो है चित्रा, फिर स्वाति, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। इस प्रकार 18 नक्षत्र, 2 सेट तैयार हो गए। इसके बाद जब तीसरे सेट की बात करते हैं तो तीसरा जो है 19वां जो नक्षत्र होता है वो मूला नक्षत्र है, 20वां पूर्वाषाढ़ा, फिर उसके बाद उत्तराषाढ़ा, उसके बाद श्रवण, फिर धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और जो 27वां नक्षत्र होता है वो रेवती नक्षत्र होता है। दोस्तों इन 27 नक्षत्रों के अलावा एक नक्षत्र और भी होता है जिसको 28वां नक्षत्र अभिजीत बोला जाता है। इस नक्षत्र का विशेष तौर पर जो है इस्तेमाल मुहूर्त के उसमें प्रकरण में किया जाता है। जब भी आपको कोई स्पेशल कोई कार्य करना होता है, जब कोई मुहूर्त अवेलेबल नहीं होता, तब फिर इस अभिजीत जो नक्षत्र है, विशेष नक्षत्र है, इसको इस्तेमाल करके उस समय अपने जो शुभ कार्यों को किया जा सकता है। दोस्तों जन्म कुंडली में योगों और दोषों का भी काफ़ी महत्व होता है। ये भी हमारी जो प्रेडिक्शन है उसको काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। कुंडली में जो योग होते हैं वो ग्रहों का एक विशेष कॉम्बिनेशन होता है जो जीवन के शुभ या अशुभ जो है परिणामों को देता है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक ग्रह जब किसी जगह बैठते हैं तो कोई ना योग, उनका कोई ना कोई योग फॉर्मेट होता है जो कि हमें अच्छा या बुरा रिजल्ट दे सकता है। वैसे देखा जाए तो वैदिक ज्योतिष में योग जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक कुछ शुभ योग बोला जाता है और दूसरा अशुभ योग बोले जाते हैं। जैसे कि शुभ योगों की बात करें तो मान लीजिए कि अगर आपके जो ग्रह हैं वो केंद्र त्रिकोण में बैठे हों तो वो शुभ माने जाते हैं, उच्च के हों तो शुभ माने जाते हैं, सब राशि या मित्र राशि में बैठे हो तो उन ग्रहों को शुभ माना जाता है। इसी प्रकार बहुत से योग भी कॉम्बिनेशन बनते हैं, जैसे कि रोचक योग है, भद्र योग है, हंस योग है, मलव्य योग है, शश योग है। इस प्रकार के भी बहुत से शुभ योग कुंडली में बनते हैं जिनकी चर्चा भी आने वाले वीडियो में हम करते रहेंगे। इसी प्रकार अशुभ योगों यानी कि नेगेटिव योगों की बात करें तो ये जो योग होते हैं ये जीवन में आपको रुकावट देते हैं, मानसिक तनाव देते हैं, स्ट्रगल देते हैं। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं जैसे कि काल सर्प योग है, जब राहु केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं तो ये आपको बहुत सी अड़चनों का सामना फिर करना पड़ता है। इसी प्रकार जो केमद्रुम योग है, ये दरिद्र योग कहलाता है, जब चंद्रमा के आगे पीछे कोई भी ग्रह नहीं होता तो इसको भी नेगेटिव योग माना जाता है। अंगारक योग है, मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन बन जाता है। ग्रहण योग है, सूर्य चंद्रमा के साथ राहु केतु आ जाते हैं। इस प्रकार ये नेगेटिव कॉम्बिनेशन होते हैं, नेगेटिव योग होते हैं जो कि जीवन में आपको असफलताएं, स्ट्रगल देते हैं। इन सभी प्रकार के शुभ या अशुभ योगों की चर्चा हम आने वाले वीडियो में डिटेलिंग में करेंगे। जन्म कुंडली और कर्म सिद्धांत भारतीय ज्योतिष का मूल आधार है। कर्म सिद्धांत के अनुसार आप वर्तमान में जो कुछ भी भुगत रहे हैं, जो भी आप आनंद ले रहे हैं, वो सब आपके पिछले कर्मों का परिणाम है। कुंडली कोई भाग्य का कठोर नियम नहीं है, बल्कि ये आपके पिछले कर्मों का एक दर्पण, एक ब्लूप्रिंट होता है। ज्योतिष में कर्मों को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि नंबर 1 पे आता है संचित कर्म। ये आपके पिछले जन्म के सभी जन्मों के जो कर्मों का एक संचित है, भंडार है। इसी प्रकार दूसरे नंबर पर आता है प्रारब्ध, यानी कि संचित कर्मों का वह हिस्सा जिससे आप इस वर्तमान समय में भोगने आए हैं और जिसको बदला नहीं जा सकता। तीसरे नंबर पर आता है क्रियमाण कर्म। ये वह कर्म है आप इस जीवन में अपनी स्वतंत्रता से कर रहे हैं और अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। कुंडली में कर्मों को समझने का जो कुंडली जो है कर्मों को समझने का तरीका है। आप ग्रहों के माध्यम से समझ सकते हैं कि आपने जो पिछले जन्म में कैसे कर्म किए थे। उदाहरण के लिए ग्रहों की स्थिति ये थी, कोई ग्रह आपकी कुंडली में उच्च है, शुभ भाव में, तो ये दर्शाता है कि आपने पिछले जन्म में अच्छे काम किए थे। इसी प्रकार यदि कोई ग्रह नीच या पीड़ित है तो ये बताता है कि पिछले जन्म में आपने काफ़ी नेगेटिव कुछ ऐसे कार्य किए थे। जो नवम भाव है कुंडली में, जो कर्म भाव है, दसम भाव, ये दोनों जो है आपके जन्म के पुण्य कर्मों का होता है। यही आपको बताता है कि जीवन में जो है आपके आने वाले कर्म कैसे होने वाले हैं। इसके अलावा भी दोस्तों जब जो दशाएं होती हैं, दशाओं का जो सीक्वेंस होता है, महादशा है, अंतरदशा है, वह भी बताती है कि आपका जो कर्मों का फल आपको किस प्रकार से प्राप्त होगा। तो दोस्तों इनकी मदद से हम अपने कर्मों में सुधार भी कर सकते हैं। कर्म सिद्धांत की यही सुंदरता है कि इसमें जो बदलाव की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। आपकी कुंडली में जो नेगेटिव जो दोष हैं, जो नकारात्मक जो प्रभाव हैं, उनको कम करने के लिए आप इन तरीक़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप जाप है, दान है, ग्रह शांति है, अनुष्ठान है, इन सब की मदद से अपने कर्मों का जो है जो दोष है उनका निवारण कर सकते हैं और भविष्य को उज्जवल और भाग्य को बदल सकते हैं। क्योंकि जो कुंडली है वो भाग्य नहीं, कर्मों की दिशा आपको बताती है। दोस्तों कई बार ये भी प्रश्न उठता है कि क्या जो कुंडली है वो भविष्य बदल सकती है। तो देखिए इसमें आप एक बात समझ लीजिए, कुंडली जो है भविष्य की जो संभावनाओं को बताती है, लेकिन सही कर्म, आपकी सही मेहनत, आपकी साधना, आपकी पॉजिटिव जो सोच है
और इन सब को इस्तेमाल करते हुए आप जीवन को बदल सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष जो है उसका उद्देश्य किसी को डराना नहीं होता, बल्कि सही जो है मार्गदर्शन करना होता है। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि कुंडली क्या है, कुंडली कैसे बनती है, ग्रह राशि भाव नक्षत्र क्या होते हैं, कुंडली से हम क्या क्या जान सकते हैं, कुंडली में कैसे योग और दोष होते हैं, कर्म का सिद्धांत कैसा होता है, ये सब चीज़ें हमने सीखी। तो कुंडली आपके जीवन का जो है एक तरीके से कॉस्मिक मैप है, आपको जो रास्ता बताती है, लेकिन इस रास्ते को आपको ही तय करना होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप सबको नमस्कार।